click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार दोस्तों, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे बीच में उपस्थित हैं जयपुर ब्रदर्स की टीम महेश जी और कैलाश जी। पिछली बार महेश जी और कैलाश जी से चर्चा की थी हमारे आदरणीय सुनील जॉन साहब ने और ज्योतिष के कई सिद्धांतों के बारे में खुल के बातें हुई थी। इस बार ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है क्योंकि सुनील जॉन जी अभी फिलहाल अमेरिका में हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, और मेरी कोशिश है कि आज भी हम ज्योतिष की उन्हीं गहराइयों में जाके कोई नायाब हीरा ढूंढ के जरूर निकालेंगे, जिससे हमारे दर्शकों का ज्ञान भी बढ़ेगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। और हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा भी पिछली बार की तरह ही काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। तो आइए स्वागत करते हैं महेश जी का और कैलाश जी का। नमस्कार महेश जी, नमस्कार कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे। पिछला वीडियो आपका बहुत हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया, धन्यवाद। लोगों ने पसंद और आपके ज्ञान की काफी सराहना हुई, इसीलिए हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं कि आपसे मिलकर आज जाने कि ज्योतिष के और कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन कौन सी ऐसी नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं जो आपसे लेकर हम अपने दर्शकों को बांटने की कोशिश करें। साथियों, आज मुख्य रूप से हम क्रमबद्ध रूप से ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मांड में जो नवग्रहों में हम सबसे पहले सूर्य को लेंगे। आज हम सूर्य पे पहले चर्चा करेंगे। सूर्य हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है, ऊर्जामान है, सबसे ज्यादा ऊर्जा और शक्ति है उसमें, वो बहुत गर्म है और उसका प्रभाव सभी ग्रहों से ज्यादा और प्रभावशाली होता है। साथियों, हम पहले घर से लेके 12वें घर तक यानी 12 भावों में सूर्य कहाँ बैठता है, वो क्या क्या रिजल्ट देता है, वो चर्चा करेंगे। मैं एक साधारण बात सूर्य की बता देता हूँ कि जब सूर्य किसी व्यक्ति के खराब होता है तो व्यक्ति बार बार थूकता है। इसलिए जो भी लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, वो बार बार थूकते हैं, उनका सूर्य निश्चित रूप से खराब हो जाता है। आप ये मान के चलिए जो बार बार थूकते हैं उनका सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे शरीर के अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर सूर्य और केतु किसी भी रूप से ग्रहण हो जाए, ये सूर्य केतु की युक्ति हो जाए, चंद्रमा केतु की युक्ति हो जाए, या सूर्य किसी भी तरह से खराब हो जाए, तो सूर्य राहु हो जाए, तो शरीर का कोई भी अंग नकारा हो सकता है। जिन लोगों के शरीर का कोई अंग, हाथ पांव कुछ भी नकारा है यानी काम नहीं करता, कट गया है, अपाइज है, पोलियोग्रस्त है, उनके आप देखना कुंडलियों में सूर्य और केतु खराब हो चुका होगा, क्योंकि सूर्य और केतु खराब होने पर ही शरीर का कोई भी अंग नकारा हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए मेरी दर्शकों से निवेदन है कि वो गुटखा नहीं खाएं और गुटखा खा के बार बार नहीं थूके। ज्यादा थूकने से सूर्य खराब हो जाता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने महेश जी, शायद दर्शकों को इससे भी फायदा हो। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक सूर्य के साथ। सूर्य प्रथम भाव में होता है तो व्यक्ति को आत्मबल बहुत ज्यादा रहता है, उसके मन में उत्साह, उमंग और उल्लास हमेशा बना रहता है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता। और सूर्य जिस तरह से हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है, रात दिन चक्कर लगाता रहता है, वो व्यक्ति हमेशा घूमने फिरने वाला और एक जगह टिककर बैठ के कार्य करने वाला नहीं होता। या तो वो कोई ऐसा कार्य करता है जो उसको बाहर जाना पड़े, घूमना पड़े, या वो घर में कम टिकता है। सूर्य हमारी पृथ्वी को जितने भी चराचर जगत में जीव हैं, वनस्पति हैं, सबको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए जब सूर्य लगन में होता है तो व्यक्ति समाज के लोगों का और गरीब लोगों का भला करता है, उनका सहायक बनता है, उनकी सहायता करता है। और सूर्य जब लगन में होता है तो व्यक्ति हरदम मन में उत्साह और उमंग रहती है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो जल्दी ही किसी फ्लैग या कोई वायरस से ग्रस्त नहीं होता।
रेजिस्टेंट प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में ज्यादा पाई जाती है। लगन का सूर्य जब होता है तो उसके भाई बहनों की संख्या कम पाई जाती है, ज्यादा भाई बहनों की संख्या नहीं पाई जाती। लगन का सूर्य होता है अगर वो किसी तरह से किसी भी ग्रह के साधन के होने पे या किसी ग्रह की दृष्टि से खराब हो रहा हो तो उसके पिता की आयु कम हो सकती है, जातक के पिता की आयु कम हो सकती है। ये लगन का सूर्य के फल है उससे। और लगन का सूर्य, क्योंकि सूर्य में बहुत गर्मी होती है इसलिए लगन के सूर्य वाले में बहुत गुस्सा होता है, उसका हुक्म नहीं माना जाए, उसकी बात नहीं मानी जाए तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और ये गुस्सा उसके लिए खराब भी होता है और वो गुस्सा बहुत तेज करता है। अगर लगन में सूर्य हो और पंचम में कोई पुरुष ग्रह हो तो उसकी प्रथम संतान लड़का होती है और वो रात के आधी रात के से लेके और दिन के उजाले में पैदा होने का पूरी संभावना रहती है। विशेषकर दिन के उजाले में होने की संभावना रहती है। कब? जब लगन में सूर्य हो और पंचम भाव में कोई पुरुष ग्रह बैठा हो। तो महेश जी, अगर आप दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर दें कि पुरुष ग्रह से आपका क्या मतलब है? पुरुष ग्रह से मेरा मतलब है बृहस्पति से है, मंगल से है, ये पुरुष ग्रह है। और ये अगर पंचम में बैठे हो तो पुत्र संतान आधी रात के बाद होने के चांस रहते हैं या 80% चांस में दिन के उजाले में पुत्र संतान होती है और वो लड़का होती है। अगर दूसरे घर में सूर्य बैठा हो, दूसरे घर में सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति किसी अपने हाथ से काम के जानने वाला, हाथ का हुनर रखने वाला और हाथ के काम से कुछ ऐसा हुनर जानता है वो अपने हाथ से कि उससे कमा के खाता है, उससे आजीविका, जैसे क्राफ्टमैन हो गए या जो भी आदमी अपने हाथों को यूज करके अपनी आजीविका, चाहे वो हाई टेक्निक हो चाहे वो लोअर टेक्निक हो, लेकिन वो हाथों का यूज करके धनार्जन अपनी जीविका चलाता है। दूसरे घर का सूर्य होने पर पत्नी, भाभी और बहनों की संख्या में कमी पाई जाती है। अगर किसी तरह से भी वो मलाफी हो गया, भाई बहनों की संख्या में कमी कर देता है। दूसरा घर का सूर्य होने पर आदमी को अपनी पत्नी की तरफ से लड़ाई झगड़ों में परिवार के लोगों से नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो आप निश्चित मानिए कि दूसरा घर का सूर्य खराब हो गया। अब मैं लूंगा तीसरा घर का सूर्य। पर इससे पहले कि आप तीसरे में जाएं, दूसरे घर के सूर्य से कोई आंखों की रोशनी का या आंखों का कमजोर होना का भी कोई? हाँ, अगर दूसरे घर में सूर्य है और अन्य प्रभाव भी अगर चंद्रमा पे भी है और सूर्य पे भी मलाफी प्रभाव है तो आंखों की ज्योति कम हो जाती है। व्यक्ति ग्लास को यूज करता है, कमजोर हो जाएगी क्योंकि सेकंड हाउस आंख का है, दाएं आंख का कारक है। इसका लिंक भी जो है वो सूर्य के साथ है कि किसी और के साथ है? क्योंकि दूसरे घर से भी सूर्य में हो तभी दूसरे घर में सूर्य हो अगर मैलेफिक हो जाए, अगर मलाफी हो जाए तो आंखों की ज्योति कम हो जाती है, उसकी चश्मा लगाना पड़ता है। वैसे दृष्टि का संबंध जो है विशेष रूप से दृष्टि, जिससे आंख का कोई संबंध नहीं है, वो शनि से है। दृष्टि का संबंध सिर्फ शनि से है। अच्छा, आंख के किसी भी पार्ट से शनि का संबंध नहीं है, लेकिन दृष्टि से संबंध शनि का है। तीसरे भाव में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति सुंदर होता है और अच्छे और बड़े लोगों से मित्रता होती है उसकी, और अपने बलबूते पर कमा के खाने वाला होता है और अपने पराक्रम, मेहनत और साहस से ही वो आगे बढ़ता है और जो कहेगा वो करके दिखाता है। ऐसे कौन का वो व्यक्ति होता है और अपने बल और प्रभाव से ही आगे। अगर तीसरे में सूर्य हो और लगन में कोई पापी ग्रह हो, पापी से में सूर्य के शत्रु भी हो सकता है जी, तो उस अवस्था में उसके पड़ोसी की पोजीशन खराब हो जाती है। पड़ोसी की पोजीशन किसी भी तरह से खराब हो सकती है, वो आर्थिक भी हो सकती है, वो व्यक्तियों में कोई बीमारी वगैरह या कुछ हो सकता है। कुल मिला के उसके पड़ोस की स्थिति खराब होती है। पड़ोसी दाएं बाएं आगे पीछे चारों दिशाओं में देंगे तो उसकी पोजीशन खराब हो सकती है। चौथे घर में सूर्य वाला व्यक्ति, उसको
उसको हम कंजूस भी कह सकते हैं। वो खुद जो है अपने पे कम खर्च करता है, कंजूसी बरतता है और अपनी संतान के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है, यानी अपने मुंह का निवाला निकाल के संतान को देने वाला व्यक्ति होता है। यानी खुद कम खाए या खाए नहीं, लेकिन संतान के लिए धन जोड़ जाता तो है। चाहे वो धनवान भी हो, वो अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करेगा, किसी जितना वो अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे किसी पे भी खर्च नहीं करेगा। वो बच्चों को में भी गरीबी का जीवन यापन करेगा। बच्चों को पत्ते का एक तरह से उदाहरण दिया गया है, खुद पत्ते खा के जीवन यापन रेशम का करेगा कीड़ा। और पीछे वो रेशम पत्ता का कीड़ा, रेशम के कीड़े को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। खुद पत्ते खा के जीवन यापन करता है और अपनी संतान के लिए रेशम छोड़ जाता है। अच्छा, तो वो अपने संतान को करोड़पति उसकी बनाता संतान है, करोड़पति। लेकिन वो जब तक खुद जीता है तब तक बहुत कंजूसी में, वो तंगाली में जीता है और संतान के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। ये चौथे ग्रह सूर्य, कई बार चौथे ग्रह के सूर्य में देखा गया है कि अगर चंद्रमा की पोषण खराब हो किसी तरह से तो दो माता का योग होता है। व्यक्ति के दो माँ होती है, एक माँ मर गई होती है और दूसरी माँ आती है। अगर चौथे में सूर्य हो सूर्य, और क्योंकि चंद्रमा की पोषण या कमजोर हो, कमजोर तो डेफिनेटली जो है उसके, क्योंकि सूर्य माँ को जला देता है, उसका पानी सोख लेता है और माँ की मृत्यु हो जाती है, तो वो दो माताओं का योग बनता है। बिल्कुल सही कहा महेश जी। मुझे एक पत्र याद आ रही है, उनका सूर्य चौथे में है और चंद्रमा छठे छठ नहीं चौथे पे है राजेंद्र जी। दूसरे है, उनका छठे में चंद्रमा है और चौथे में सूर्य है और उनके भी अपने राजेंद्र जी जो दो है माताओं का योग है। उनके भी चौथे में सूर्य है, अच्छा उनके दो माँ है। अच्छा अच्छा, अब हम मैं पंचम का सूर्य लेता हूँ। पंचम के सूर्य में काल पुरुष के हिसाब से पंचम का सूर्य किस स्थान का होता है? ऐसा व्यक्ति अपनी संतान पर किया गया पैसे का खर्च का बहुत लाभ मिलता है, जिससे उसकी संतान आगे बढ़ती है, उन्नति करती है और धन कमाती है। संतान पे खर्चा गया पैसा उस व्यक्ति के द्वारा उसकी संतान को बहुत उन्नति और भाग्यशाली बनाता है। पंचम का सूर्य जिसके होता है वो अपने परिवार और कुटुंब का रक्षक और पालक होता है। यदि वो कोई ऐसा कार्य करता है या ऐसा कोई संजोग बिठाता है जिससे उसका परिवार संयुक्त रूप से उन्नति करता है और उन्नति का परिवार पंचम का सूर्य परिवार की उन्नति का कारक माना जाता है। तो अपनी राशि का है। तो पंचम का काल पुरुष के साथ पंचम का सूर्य वाला बुद्धिमान होता है। अगर पंचम का सूर्य पृथ्वी तत्व राशि में है या अग्नि तत्व राशि में है तो पेट की बहुत भयंकर प्रॉब्लम देता है। वो बड़े इंटेंस टाइम में बड़ी आंत में गड़बड़ी पैदा कर देता है। अगर वो जल राशि में है या वायु तत्व राशि में है तो वहां प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन वो अगर पृथ्वी तत्व राशि में है या अग्नि में है तो उसके निश्चित रूप से पेट बड़ी आंत में दिक्कत हो जाती है। आईबीएस, जिस बीमारी का नाम आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बार बार टॉयलेट जाना और पेट साफ नहीं होना, वो बीमारी हो जाती है पंचम का, क्योंकि वो आंतों को सुखा देता है। कॉन्स्टिपेशन की बहुत कॉन्स्टिपेशन की बार बार पेट साफ नहीं होने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर देता है पंचम का सूर्य, अगर वो पृथ्वी तत्व राशि में है या अग्नि तत्व राशि में। वायु में और जल तत्व राशि में ऐसा नहीं करता कि वायु में तो वो वेग से बाहर हो जाता है, रिलीज हो जाता है और जल तत्व में ठंडक सूर्य ठंडक देता है। जल तत्व जो राशि 4, 8, 12 मानी गई है वहां सूर्य उन राशियों में बैठ कर ही ठंडा हो जाता है, तो वहां वो बुरा इफेक्ट नहीं दिखाता। अब मैं छठे घर का सूर्य का लेता हूँ। छठे घर का सूर्य वाला बहुत गुस्से वाला होता है, उसको वो रोज लड़ता है, उसको बिगड़ लड़े रोटी हजम नहीं होती। अच्छा, वो किसी घर पे या बाहर या ऑफिस में किसी से भी टकरार जरूर होती है, बेवजह भी हो जाए। मैं लड़ाई का मतलब ये नहीं करा कि भयंकर लड़ाई होती है, चाहे शब्दों से लड़ाई हो चाहे कैसे भी हो। टकरार जरूर होती है। रोज की लड़ाई होगी, जब तक लड़ाई नहीं लड़ेगा तो टकरार थोड़ी नहीं होगी तो उसको रोटी हजम नहीं होगी। रोटी है। लेकिन छठे सूर्य वाला व्यक्ति ऊंची पहुंच वाला होता है, राज्य से मान सम्मान प्राप्त करता है, राज्य में ऊंची अप्रोच रखता है। छठा सूर्य वाला पिता पुत्र एक साथ सरकारी नौकरी भी नहीं करते, मतलब कि अगर पिता भी सरकारी नौकरी कर रहा हो तो पुत्र सरकारी नौकरी एक साथ रह के एक जगह रह के नौकरी नहीं करते।
वो अगर नौकरी कर रहे भी हैं सरकारी तो दूसरी जगह साथ नहीं रहेंगे वो, मतलब सेम शहर में या सेम घर में नहीं सेम होगा। जगह नहीं रहेंगे। अलग शहर हो जाएगा या अलग घर होगा। छठे सूर्य वाले की पत्नी सुंदर होती है, लेकिन उसको उसकी परवाह नहीं होती, पति को पत्नी की परवाह परवाह नहीं होती। सातवें सूर्य में पत्नी का स्थान माना जाता है। सातवें घर में सूर्य अशुभ रिजल्ट देता है। पैदा होने पर ऐसा लगता है कि घर में कुल दीपक पैदा हो गया, लेकिन जो जो वो बोलना शुरू करता है तो उसका भाग्य मंदा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और अगर पंचम में सूर्य हो और बुध उसके साथ नहीं हो और सेकंड हाउस दूसरे घर में सूर्य का कोई शत्रु बैठा हो, तो उसकी पत्नी अपने पियर वालों के यानी अपने माता पिता के दुख को लेकर के चिंतित बनी रहती है और उस व्यक्ति के पराई ममता गले पड़ जाती है। पराई ममता से मतलब ससुराल की कोई लायबिलिटी, कोई साली या कोई कुछ भी ऐसी जिसका उसको शादी करनी पड़े या उसका कुछ करना पड़े, उसके लिए व्यवस्था धन खर्च करना पड़े, ऐसी पराई ममता गले पड़ जाती है और सप्तम सूर्य वाले का ससुराल नष्ट हो जाता है। अगर दूसरे भाव में उसका शत्रु बैठा हो तब, और दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ कर देता है। अगर सूर्य सप्तम में और पत्नी हरदम अपने पियर वालों को लेकर के दुखी रहती है। अगर बुध साथ नहीं हो तो, बुध साथ होने पर रिजल्ट बदल जाते हैं। अगर अकेला सूर्य बैठा है तो ये रिजल्ट आएंगे। अगर शुक्र भी साथ है तो भी दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ रहेगी, लड़ाई झगड़े रोज होंगे, क्योंकि सप्तम में सूर्य शुक्र की कारक भाव में, शुक्र और बुध के सप्तम का कारक भाव शुक्र और बुध है, इसलिए वहां सूर्य का बैठ जाना अच्छा नहीं है। वहां अपने शत्रु भाव में बैठ जाना होता है, वहां नीच का भी हो जाता है काल पुरुष में वो, इसलिए दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी पैदा करता है वो, स्त्री का स्वास्थ्य खराब कर देगा। आठवें घर के सूर्य वाले के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के सामने अगर किसी की मौत हो रही हो तो वो रुक जाती है। अगर कोई मरने वाला हो, तकलीफ में आ जाता है और मौत जल्दी से नहीं निकलेगी। कोई मरने वाला हो, छटपटा व्यक्ति वहां जाके बैठ जाए तो जल्दी से उसकी सांस नहीं निकलेगी, क्योंकि वो मौत के घर में उजाला पैदा कर देता है। आठवें घर का मौत का घर है और मौत के घर में जब उजाला हो जाता है तो वो यमदूत वहां नहीं आ पाते, वो ले के जा नहीं पाते। इसलिए उसको जब कोई व्यक्ति मरने लगे, भाई अब तो अंतिम समय आ गया, तो उसको वहां से हट जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर आठवां सूर्य वाला वहां खड़ा रहेगा उजाला तो मौत के घर में उजाला, वो मौत वाले को मौत नहीं आ सकती, मौत नहीं आ सकती जब तक वो वहां खड़ा रहेगा। तो उसको वहां से जब जो हटेगा तो मौत आ जाएगी। नौवें घर में सूर्य वाला अपने परिवार को, अपने कुटुंब को अपनी दुआओं से पालता है। अपने कुटुंब को ही नहीं, वो अपने परिवार, अपने हमसाये को भी के लिए भी दुआ करता है और 7 पुस्तों का वो पालक होता है और भोला होता है और उसकी परवरिश बहुत बढ़िया तरीके से हुई होती है। और 9th हाउस से अगर हम रिलीजन का भी वो घर लेते हैं तो वहां सूर्य के बैठने से, सूर्य के बैठने से और सूर्य को 9th हाउस के सूर्य को भोला बुद्धू कहा है, भोला होता है वो बच्चा। और लेकिन वो अपने परिवार और चाहने वाला होता है, वो अपने पड़ोसी की भी सहायता करता है, यहाँ तक का वो उसके मन में वो होता है। लेकिन जैसे मैं पूछ रहा था कि 9वें घर से हम धर्म का भी घर मानते हैं, गुरु हो, धर्म हो, तो वहां सूर्य के बैठने से धर्म के लिए परोपकारी का वो बन जाता है ना, वो भाई धर्म पे जाके बैठ के धार्मिक भी हो, वो सूर्य का जो नेचर है वो परोपकारी हो जाता है, तो वो परोपकार करता है, उसके बदले कुछ नहीं मांगता किसी से, अपने किए हुए परोपकार के बदले वो किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन धार्मिक होता है, लेकिन धार्मिक होता है और रिवाजों को, रस्मों को मानने वाला। हाँ। 10वें भाव का सूर्य आदमी को नामी बनाता है, धनवान बनाता है, यश और कीर्ति देता है, लेकिन वो आदमी वहमी होता है। वो जल्दी से किसी की कही हुई बात पे विश्वास नहीं करता, वहम पैदा करता है और वो आदमी हमसा कोई नहीं इस कोल का व्यक्ति होता है कि हम जैसा कोई नहीं है दुनिया में। एक अहंकार, ईगो होता है 10वें सूर्य वाले। वो होता है, ऐसा नहीं है कि वो होता नहीं है, वो खुद भी होता तो बड़ा है, क्योंकि 10वें का सूर्य उसको मान सम्मान इज्जत, बड़ा धंधा, बड़ा
गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब देता है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, वो अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, और वो किसी का गुनाह माफ नहीं करता। अपने बाप दादा को भी, माँ बाप को भी वो फांसी का हुक्म सुना सकता है अगर उन्होंने गुनाह किया हो तो भी। उस कोल का व्यक्ति होता है वो, तो काफी अपने माफ करता है। दसम के सूर्य अगर वो माफ करेगा, दसम का सूर्य, तो सिर्फ हम प्याले और हम निवाले, यानी जिनके साथ खाता बैठता है उनको ही माफ करेगा, ये रहता है घर, और बाकी और किसी को माफ नहीं करेगा। बाकियों के लिए उसके रूल्स बड़े सख्त, बहुत सहमी होता है, क्रॉस टैली करता है। एक ही बात को आपने कह दी किसी बात को, तो वो विश्वास नहीं करेगा आप पे, किसी दूसरे से और पूछेगा इसने सही कही है नहीं कही है, वो वहम रखता है हर बात, टैली करता है उसको कि ऐसा क्यों, ऐसा उसने ऐसा कहा था क्या सही है, एक से पूछेगा, दो से पूछेगा, तीन से पूछेगा, वो टैली करता है बात। और 10वें सूर्य का आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी या सरकारी लाइन, या आदमी बिजनेस में भी उतना ही सक्सेसफुल हो सकता दसम है? का सूर्य दिग्बली भी माना गया है। हाँ जी, 10th हाउस में दसम के घर में सूर्य दिग्बली हो जाता है, इसलिए वो राज्य में बड़े लोगों से, राजनेताओं से संपर्क रखता है, बड़ा धंधा करता है। बड़े धंधे से मतलब बहुत बड़ा धंधे से, छोटे धंधे नहीं करता वो, और धन अर्जन करता है, नौकर चाकर सब होते हैं उसके। या जैसे कोई सरकारी टेंडर वाला अक्सर काम देखने होता में है, आया कि सरकारी- दसम माहौल सूर्य के पिता की भी अल्प आयु होती है। अगर शनि खराब हो, क्योंकि शनि की राशि में बैठा होता है कालपुरुष में, अगर शनि खराब हो तो पिता की अल्पायु हो सकती है, शनि अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो ये दिक्कत ये दिक्कत नहीं आएगी। 11वें घर के सूर्य वाले को धन यश कीर्ति सब मिलती है, लेकिन वो अपनी ऐश पसंद आदमी होता है, स्वार्थी, यानी वो सेल्फिश ज्यादा होता है, यानी वो अपने शौक सुविधाओं के साधनों पे ज्यादा ध्यान देता है, परिवार के लोगों पे इतना ध्यान नहीं देता जितना वो अपने ऊपर जितना ध्यान देता, अपने सुख, अपने साधन, अपने सुख सुविधाओं की, मैं और मेरा सुख, मैं और मेरा सुख, इस कोल का व्यक्ति होता है। 11वें सूर्य के बारे में अधिकतर देखने में आया कि लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, वो उनके लिए शुभ नहीं रहता, क्योंकि 11वां घर कालपुरुष के अनुसार शनि का घर होता है, कुंभ राशि, और कुंभ राशि में शनि की चीजों का सेवन किया जाए, मांस और मदिरा का, तो सूर्य खराब हो जाता है और वो उसकी स्थिति बिगाड़ सकता है, रिजल्ट खराब होने शुरू हो सकते हैं या वीक हो सकता है। 3रे घर में सूर्य अगर सेल्फ बैठा हो तो 3 पुत्र होने के चांस रहते हैं। 3 पुत्र या 3 बच्चे की कोई 3 पुत्रों के बारे में लिखा था, 3 बच्चे नहीं, 3 अगर तीसरे घर में, अगर 11वें घर में सूर्य हो, 11वें घर में 3 पुत्र हो सकते हैं, और उसको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए अगर 11वें घर में सूर्य है, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ सूर्य शनि के घर में बैठा हुआ होता है, और वो शनि उस सूर्य को बिगाड़ देता है अगर मांस और मदिरा सेवन करता है। अक्सर देखा गया है कि लोग ऐसा सेवन करते हैं क्योंकि वो ऐश पसंद होते हैं, इसलिए वो सेवन करते हैं और वो अपने 11वें घर के सूर्य को बिगाड़ लेते हैं। 12वें घर में बैठा हुआ सूर्य सुख की नींद सोने वाला, पराई आग में जलने वाला। पराई आग का मीन्स दूसरे की मुसीबत अपने गले ले लेना, कटिमिटा करना, जिसे कहते हैं कि दूसरे पड़ोसी की परेशानी हो गई, कुछ जाके हल करने लग गया, तो वो दूसरों की मुसीबत अपने गले ले लेता है। किसी की भी उसमें दिक्कत में अपनी टांग अड़ा देना, टांग नहीं अड़ा, टांग अड़ाना तो उसमें डिस्टर्ब करना होता है, वो दूसरे की पड़ोसी की कोई तकलीफ आ गई तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वो उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ लेगा, और उस चक्कर में वो सो नहीं पाएगा, और उस चक्कर में वो परेशान हो जाएगा। और दूसरे अगर 12वां सूर्य हो लगन में, सूर्य के शत्रु ग्रह हो, पापी ग्रह हो, तो ना तो रात की नींद मिलती है ना सुबह का नाश्ता, आदमी मतलब ना रात को सो पाता है ना सुबह नाश्ता नहीं कर सकता है, बिकॉज वो टेंशन में या किसी भी तरह की किसी भी कोई भी परेशानी मानसिक उसमें प्रॉब्लम में फंसा है। क्योंकि 12वां सूर्य अगर खराब हो तो 12वें सूर्य से माथे की स्कैल्प जो ढांचा होता है उसको देखते हैं, उसमें कुछ परेशानी या गड़बड़ हो सकती है खराब होने पर। तो ये तो हुआ 12 घरों का सूर्य का फल। अब सूर्य एक विशेष अवस्था में भी खराब हो जाता है। अगर सूर्य का कार्य घर है लगन, प्रथम घर, जिसे हम लगन भी कहते हैं, तो लगन में अगर राहु बैठा हो तो सूर्य कहीं भी बैठा हो वो पापी हो जाता है,
लेकिन अगर लगन में राहु बैठा है लगन में राहु बैठा तो राहु कहीं भी, सूर्य कहीं भी बैठा हो तो वो सूर्य को मैलेफिक या वीक तो कर राहु सूर्य को सूर्य को अपना ग्रहण का प्रभाव दे देता और है। सूर्य जहाँ बैठा हो उसके को खराब कर देता है इसको। क्योंकि फिर अगर हम सूर्य को हर घर में देखें तो लगन से लेके 12 घर हाँ, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो उस घर से संबंधित भी तो जाएगा। पहले घर में क्योंकि सूर्य का कारक घर है, वहाँ राहु बैठ गया। अगर किसी सूर्य के कारक घर में, आपके घर में अगर मान लो कोई डाकू बैठ गया, बुरा आदमी बैठ गया, तो आप कहीं भी बैठे आप परेशान रहेंगे। दूसरे के घर में भी जाके बैठेंगे तो आप पीड़ित रहेंगे कि मेरे घर में कोई बेकार आदमी बैठा। तो राहु सूर्य का परम शत्रु है, इसलिए जब राहु सूर्य के कारक घर में बैठ जाता है प्रथम भाव में लगन में, तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अगर सूर्य वहीं बैठ जाए प्रथम भाव में राहु के साथ, तो व्यक्ति के खुद के व्यवसाय में और नौकरी में बहम पैदा हो जाते हैं, खुद के द्वारा ही दिमाग में बहम पैदा हो जाते हैं और उससे उसका व्यवसाय कारोबार में बुरा असर पड़ता है। अगर सेकंड हाउस में प्रथम में राहु और सेकंड में सूर्य हो तो वो अपने ससुराल से नफरत करने वाला, धर्म स्थान से नफरत करने वाला होगा, अपने ससुराल से नफरत करेगा। अगर तीसरे घर में हो, तीसरे घर में अगर सूर्य हो और लगन में राहु हो तो अपने भाई बंधुओं पे उसके भाई बंधुओं पे संकट आएगा, उसके भाई बंधुओं पे दिक्कतें आती रहेगी, क्योंकि तीसरा भाई बंधुओं का होता है। चौथे आपने जैसे कहा था कि अगर सूर्य तीसरे घर में हो, सिर्फ लगन में राहु नहीं, जो आप बता रहे थे, तो आदमी साहसी हो जाता है, सहकर्मी। इस केस में क्या होता है, जब राहु लगन में हो तो वो साहस पराक्रम भी कम करवा देता है कि वो साहस पराक्रम तो कम थोड़ा बहुत करवाता है, लेकिन भाइयों को नुकसान हो, लेकिन भाइयों को, क्योंकि वो बैठता है ना वहाँ, तो काफी लोग बैठ जाता है वहाँ, तो तीसरे घर वालों को, तीसरे घर भाइयों का है, तो वो उनको परेशान करता है। तो भाई बहनों की उस पोजीशन में वो वही उसी पोजीशन में स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो अपनी राशि का सूर्य हो, तीसरे घर में सिंह राशि का सूर्य हो तो दिक्कत नहीं होगा। तो भी किसी पुस्तक में तो भी दिक्कत लिखी है, क्योंकि लगन का राहु बैठा हुआ सूर्य चाहे किसी भी अवस्था में उच्च का भी हो, कहीं में भी तो भी दिक्कत। ग्रहण तो लगा ही हुआ है, ग्रहण तो लगा, क्योंकि उसके किसी के घर में घर को तो राहु ने खराब कर ही दिया। राहु जब बैठा है आपके घर में, कोई बुरा आदमी बैठा तो आप किसी भी घर में जाके बैठ जाइए, आप किसी राजा के घर में जाके बैठ जाइए, आपके दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगा कि मेरे घर में कोई बेकार आदमी बैठा है। बिल्कुल, तो वो घर तो खराब हो गई। तो वो जहाँ बैठा है उस घर को भी खराब करेगा। तो आप लीजिए चौथे घर में सूर्य हो और पहले में अगर राहु हो तो वो अपनी आमद में खुद ही रोड अटकाता है व्यक्ति, और मामा खानदान में भी परेशानियां बनी रहती है और माता में भी संकट आता है, क्योंकि चौथा घर माँ का भी होता है और मामा का भी होता है, और खुद की आमद में भी वो रोडे अटकाता है। तो खुद की गलती से ही अपना नुकसान करता है, कुछ कारण ऐसे करता है कि वो खुद की गलती से नुकसान हो जाता है। और लगन में राहु और पंचम में सूर्य, तो अब राहु सूर्य को हेल्प करता है। अच्छा, क्योंकि कालपुरुष के अनुसार सूर्य अपने राशि का घर हो जाता है, तो वो उसके लिए, उसकी संतान के लिए ये बढ़िया फल देता है। अगर छठे में सूर्य और लगन में राहु हो तो उसके लड़के लड़कियों, क्योंकि छठा घर रिश्तेदारों का होता है, छठा घर दुश्मन का तो होता ही है, हम रिश्तेदारों का भी देखते हैं लड़के लड़कियों का। तो छठे घर तो लड़के लड़कियों के रिश्तेदारों की तरफ से उसको अशुभ बातें सुनने को मिलती है, बुरी बातें सुनने को मिलती है, और उसमें लाछन भी लग सकते हैं। अगर सेवंत में सूर्य हो, जो कि सेवंत भाव जो है शुक्र और बुध का कारक भाव है, क्योंकि स्त्री का भाव मानते हैं, तो वो स्त्री की और उसका पारिवारिक जो जीवन है वो खराब कर देता है। स्त्री की स्थिति और पारिवारिक जीवन खराब कर देता है। लगन में राहु है तो सातवें में केतु होगा, केतु भी साथ, तो वहां वो स्त्री की और पारिवारिक स्थिति खराब कर देता है, वो बिगाड़ देता है उसको। अगर लगन में राहु और 8वें में सूर्य हो तो आदमी की रोटी कुत्ता खा गया, यानी कमाया उसने और खा गया कोई और, यानी ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए थे, बेकार में ही, और बच कुछ नहीं पाता। अगर लगन में राहु हो और नवम में सूर्य हो तो वो सूर्य नवम भाव धर्म स्थान होता है, तो अपने बाप दादाओं को बनाया हुआ तो धर्म स्थान, धर्मशाला को बेकार चीज के लिए यूज करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो धर्म स्थान होगा। अगर लगन में राहु हो, दसम में सूर्य हो तो व्यक्ति पे कोई विश्वास नहीं करता, उसकी सच्ची बात पे भी विश्वास नहीं करते, संसारिक रिश्तेदारी की जिंदगी होती है, उसको नाम और यश प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां आती है, समाज में वो इज्जत और मान सम्मान बना नहीं पाता। अगर लगन में राहु हो और 11वां सूर्य हो
तो व्यक्ति में अहंकार बढ़ देता है और वो अहंकार से व्यक्ति खत्म हो जाता है। अगर लगन में राहु हो, 12वां सूर्य हो, तो उसको रात को सोते समय जब वो सोने बिस्तर पे जाएगा तो जीवन की सारी बुरी बातें उसी समय सुनने को मिलेगी सबसे पहले। या सोते हुए को उठा लें या सोने उसी को मिलेगी पहली सूचना। घर पे, परिवार पे, कुटुंब पे या रिश्तेदारों पे कोई संकट आएगा तो रात को सोते समय उसी को पहली सूचना मिलेगी। पहला फोन उसको या पहला मैसेज उसी को आएगा। और ये कोई खास है कि रात को सोते टाइम ही ये सब होगा? सोते टाइम ही होगा, सोते टाइम सोते हुए को, और वो भी बुरी खबर ही। हाँ, बुरी खबर, वो बुरी खबर है, कोई शुभ खबर नहीं आएगी, क्योंकि राहु ने सूर्य को लगन लगा रखा है, ग्रहण लगा रखा है, चिंता वाली। तो ये तो हो गया 12 राशि में सूर्य का, राहु का। अगर राहु लगन में और सूर्य 12 ग्रह में अलग अलग सूर्य। अब सूर्य के कुछ विशेष बातें भी, जैसे सूर्य शुक्र के साथ कहीं भी बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए कि उस कुटुंब, किसी व्यक्ति के, उसके परिवार में, कुटुंब में किसी के ट्यूबरकुलोसिस हो या टीबी पाई जाए। किसी भी घर में और किसी भी राशि में सूर्य और शुक्र साथ बैठ जाए, किसी भी घर में, किसी भी राशि में, चाहे उच्च के हो चाहे स्वय राशि के हो, सूर्य शुक्र की युक्ति अगर कहीं बैठ गई तो उसके कुटुंब में और परिवार में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस पाई जाती है। उसके हो सकती है, उसके परिवार में हो सकती है, उसके कुटुंब में किसी व्यक्ति को हो सकती है। सूर्य होता है हड्डी और शुक्र होता है कफ। तो कफ को जो है सूर्य सुखा देता है तो क्षय रोग हो जाता है। तो वो रिजल्ट था। लगन में अगर सूर्य के साथ शुक्र हो तो वो एक दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी, वो एक तरह से सेपरेशन और डाइवर्सन की स्थिति ला देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सप्तम में जाती है। सूर्य और शुक्र दोनों लगन में बैठे होंगे और दृष्टि सप्तम में होगी, दृष्टि सप्तम में होगी। और शुक्र जो है नरसिंह कारक है पत्नी का, या पति हो तो पत्नी का, पत्नी हो तो वो उसका दाम्पत्य जीवन गड़बड़ कर देता है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य शुक्र जिनके साथ हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी से दिन के उजाले में नहीं बोलना चाहिए। उससे क्या मतलब होगा? दिन के उजाले में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो वो चीज नेगेटिव हो सकती है। बात करने से मतलब दूसरे सेंस में लेंगे आप। अच्छा, मतलब उनको बात दिन में नहीं करनी चाहिए, ठीक, पति पत्नी को, वरना पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर पत्नी की कुंडली में है तो, अगर पति की कुंडली में है तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और पत्नी की कुंडली में तो पति का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये पूरा चांस रहता है। ये तो हो गए सूर्य के रिजल्ट्स, सूर्य और शुक्र के। और सूर्य वाले को अगर खराब, सूर्य ज्यादा थूकता है आदमी तो सूर्य खराब हो जाता है, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा आपने बताया कि गुटखा और पान खाने वाले, नीच का सूर्य जिनकी होता है या सूर्य होता है, तो बोलते वक्त भी जबान से थूकने के अलावा बोलते वक्त भी जबान से थूक मारनी होता है, वो खराब सूर्य की निशानी, खराब सूर्य की निशानी है। और खराब सूर्य जब होगा तो वो खाने में भी नमक ऊपर से ले लेता है। खराब सूर्य वाला व्यक्ति नमक एक्स्ट्रा मांग करता है, खाने में। बाकी में ठीक लग रहा होगा, उनको कम लग रहा होगा, और उनको कम लग रहा होगा, और गर्म स्वभाव का व्यक्ति होगा। ये सूर्य के मुख्य रिजल्ट है। और सूर्य खराब होगा तो शरीर का कोई अंग नकारा हो सकता है, खराब हो सकता है, अपाहिज हो सकता है, कटा हुआ हो सकता है, कोई भी अंग, कोई भी पार्ट। सूर्य ज्यादा खराब होने पे राहु या केतु की ज्यादा स्थिति सूर्य की खराब होगी। सूर्य और केतु अगर दोनों खराब है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के शरीर का अंग, कोई भी अंग नकारा होगा। मतलब फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकता है। नहीं हुआ हो तो दशा में हो जाएगा। नहीं हुआ हो तो जब सूर्य और जो राहु का जब भी बनेगी दशा में वो अंग नकारा हो जाएगा उसका। कोई भी दशा पीरियड ऐसा आएगा जिसमें दुर्घटना होने का चांस रहेगा, तो उसमें कॉम्बिनेशन सूर्य राहु का जो कॉम्बिनेशन जब भी आएगा। अब मैं लेता हूँ आपको बुध सबसे छोटा प्लेनेट है, लेकिन सूर्य के सबसे सानिध्य में रहता है। सूर्य को कभी नहीं छोड़ता वो, या तो 3 राशि इधर या 3 राशि इधर या साथ में, इससे ज्यादा दूर नहीं जाता वो।
किसी किसी शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य के सानिध्य में बुध रहने से अस्त का असर भी नहीं होता बुध को, क्योंकि निर्बल कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली के साथ मिलके और बल प्राप्त कर लेता है, बल मिल जाता है। तो इसी तरह सूर्य के साथ दिव्य में आने से बुद्ध को बहुत बल मिल जाता है। उत्तर कालामृत में कालिदास ने लिखा है कि जब सूर्य बुद्ध के साथ हो, या कन्या में सूर्य बैठा हो या सिंह में बुद्ध बैठा हो, तो बुद्ध की महादशा ही फल देती है पूरा। सूर्य सामान्य रिजल्ट देता है, क्योंकि बुद्ध अपना पूरा पावर, सूर्य अपना पूरा पावर बुद्ध को देता है, और बुद्ध अपनी महादशा में फुल रिजल्ट देती है, सूर्य सामान्य रिजल्ट देता है। ज्यादा रिजल्ट बुद्ध के आएंगे और सूर्य के सामान्य आएंगे। ये उत्तर कालामृत ने कहा है, और वो बिल्कुल सही बैठता है। और कई जगह हमने ये भी सुना है कि कई ज्योतिषाचार्य, कई एस्ट्रोलॉजर्स ये भी मानते हैं कि अगर सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं तो बुध कंबस्ट है, लेकिन अगर नवमांश में सूर्य और बुध एक ही घर में नहीं है तो फिर उनको वो कंबस्शन नहीं माना जाता। देखिए, नवमांश में अगर एक घर में नहीं है तो उनकी दूरी थोड़ी ज्यादा होगी डिग्री में। हाँ जी। और केपी कृष्णमूर्ति ने 5 डिग्री का ही अस्त माना है सब ग्रहों को, कि 5 डिग्री के अंदर कोई प्लेनेट है सूर्य के संदिग्ध में तो ही अस्त माना जाए, बाकी अस्त नहीं माना जाए। ये कृष्णमूर्ति ने माना है। और पाराशर में अलग अलग डिग्रियां बांट दी, 15-16 डिग्री तक उसने बांट दी। तो वो थोड़ा डिफरेंस है अलग अलग विद्वानों में। हाँ जी। तो केपी का थोड़ा सही लगता है कि 5 डिग्री ही मानी जाए। तो बुद्ध को वैसे भी के विद्वानों ने तो कहा कि दोषी नहीं लगता अस्त का, क्योंकि सूर्य के सानिध्य में वो बलवान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफी एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि नवमांश कुंडली भी चेक करना चाहिए अगर आपने कंबस्टन चेक चाहे सूर्य और शुक्र भी साथ है और शुक्र कंबस्ट है, लेकिन नवमांश में अगर वो अलग घर में है, एक घर में नहीं है, तो फिर वो शुक्र को कंबस्ट नहीं मानते, या जो भी प्लैनेट है उसको कंबस्ट नहीं मानते। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बुध के हर घर में क्या रिजल्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं बुध के बारे में एक विशेष बात बता दूं। बुद्ध ने 9th हाउस को, 9वें घर को अपना कैदी खाना बना रखा है, जेल बना रखी है। 9th हाउस, 9वां घर, काल पुरुष की कुंडली में 9वां घर बुद्ध ने अपना जेल खाना बना रखा है। अब वो क्या करता है इस जेल खाने में, कि जैसे लगन में बैठ गया। अब लगन में काल पुरुष के अनुसार मेष राशि पड़ती है, तो मेष राशि हुई मंगल की। अगर वो मंगल मेष राशि में काल पुरुष, चाहे आपके टाइम में लगन कोई सा भी आया, लेकिन काल पुरुष में वो मेष हो गया, तो मेष राशि का स्वामी मंगल अगर 9th हाउस में जाके बैठ गया, तो आप निश्चित मानिए उसके भाई बंधुओं पर संकट आएगा, उसके भाई बंधु परेशान रहेंगे आजीवन, क्योंकि बुद्ध वहां लगन में बैठ गया। और जो भी प्लेनेट साथ हो जाता है उसके नहीं, मैं इसको दोबारा समझना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर मेष राशि को हम लगन माने, काल पुरुष के साथ, देखिए मेष से चालू होता है। देखो, 9th हाउस को बुद्ध ने अपना कैदी खाना बना रखा, अपनी जेल बना रखी, ठीक है। और अगर काल पुरुष के हिसाब से, चाहे लगन कोई सा भी हो, लेकिन काल पुरुष के हिसाब से वो जिस राशि में बैठेगा, जैसे लगन में बैठेगा तो काल पुरुष की राशि, चाहे लगन कोई सा भी हो, काल पुरुष की राशि तो मेष हुई ना, मेष हुई। तो मेष का स्वामी मंगल अगर 9th लॉर्ड में जाके बैठ गया तो वो कैद हो गया। तो अब मंगल किसका कारक है? तो बुध ने उसको कब्जे में ले लिया, अब मंगल कुछ नहीं कर पाए। अब मंगल कुछ नहीं कर रहा है, भाई बंधुओं का संकट और परेशानी आएगी। कैद कर लिया भाई बंधुओं को, कैद कर लिया उन्होंने। 2nd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस की काल पुरुष की राशि हो गई शुक्र, और शुक्र पत्नी का कार्य हो गया, आपके पारिवारिक जीवन का कार्य हो गया, आपकी स्त्री का कार्य हो गया। तो वो स्त्री पे और आपके गृहस्थी पे संकट लाके खड़ा कर देगा अगर 9th में शुक्र चले गया। अच्छा, इसी तरह 3rd का भी शुक्र का ही रिजल्ट आता है। अगर 3rd में अगर बुध चले गया और 3rd में अगर 3rd का लॉर्ड क्या नाम से कारक जो है मंगल वहां चले गया तो भी शुक्र का रिजल्ट आता है। 4th में अगर बुध बैठ गया और चंद्रमा अगर वहां चले गया 9th
नाइन्थ में चले गया, उसके तो वो कैद खाने में आ जाएगा। कैद खाने में, तो चंद्रमा जेल में, जो बुध की जेल में आ जाएगा, तो माँ पे संकट आ जाएगा, ननियाल पक्ष पे संकट आ जाएगा, माता ननियाल मासी जो भी अपन 4th हाउस से देखते हैं, उन चीजों पे संकट आ जाता है। अगर चंद्रमा 9th में चला जाए, अगर चंद्रमा 9th में चला जाए तो और चौथे घर में बुध बैठ जाए, क्योंकि बुध जिस राशि में बैठना है उसका लॉर्ड को वहां नहीं बैठना 9th में बैठ गया तो लॉर्ड वीक हो गया। इसी तरह अब पंचम में बैठा हुआ बुध क्या करता है कि सूर्य के अपने मित्र के घर में बैठ जाता है और उसका मित्र हो जाता है, तो वहां वो विशेष तकलीफ नहीं दे पाता। तो अगर सूर्य 9th में बैठ तो भी वो विशेष तकलीफ नहीं दे पाता, सूर्य के लिए वो सुटेबल है। सूर्य अगर 6 में बैठ जाए, और 6 का कारक भाव है बुध और केतु, क्योंकि कालपुरुष के अनुसार तो छठा घर बुध का है और वह कारक है केतु। अगर वो जाकर के 9th में बैठ जाए तो लड़के लड़कियों के ससुराल वालों पर भयंकर संकट आ जाएगा। तो लड़का होगा तो उसके ससुराल, लड़की होगी तो उसके ससुराल। और 7th हाउस में आके बैठ जाए अगर बुध, तो शुक्र अगर 9th में जाके बैठ जाए तो गृहस्थी खराब हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, बिखर भी सकता। अगर 8th हाउस में बुध बैठ जाए और मंगल जाके 9th में, क्योंकि मंगल 8th हाउस का, तो भाई बंधुओं पे संकट आ जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। और 9th में ही अगर मान लो बुध बैठ जाए और वहीं बृहस्पति बैठ जाए तो वो बृहस्पति को कैद कर लेगा। और अगर अकेला बैठा हो बुध, तो उसको भी जे खाने वाला बुध अकेला बैठा हो तो बहुत खतरनाक होता है, बहुत बेकार होता है, अशुभ माना गया है। वो आदमी चलता चलता ऐसे कुछ कर जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा क्या कर गया मेरे साथ। तो उसके साथ मतलब वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं उसके साथ बुरा होता है कि वो लोगों के साथ बुरा कर सकता है, या उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। अगर 9th में बुध अकेला बैठा हो, 9th में बुध अकेला बैठा हो तो देखो उसको एक ऐसे रूप में माना गया है कि अगर 11th हाउस में कोई ग्रह नहीं है और 9th में बुध है, या अगर 11th हाउस में ग्रह है तो वो उनका फॉलो करेगा। अगर 11th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है तो वो बहुत बेकार रिजल्ट देगा, वो आदमी बहुत उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर 11th घर खाली है तो बुध और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर 9th में होगा। इसी तरह 10th हाउस है, 10th हाउस में अगर बुध बैठ गया और शनि 9th में बैठ गया तो वो शनि को कैद हो जाएगी और कारोबार और सब गड़बड़ हो जाएगा उसका। इसी तरह 11th हाउस में है, अगर 11th हाउस में आपका बुध बैठ गया और शनि वापस वहां बैठ गया तो उसके आय के स्रोत और वो सब गड़बड़ हो जाएंगे। और 12वें भाव में बुध बैठ गया और 12वें भाव के कारक जो है बृहस्पति है वो और राहु है, वो 9th में बैठ गए तो वो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। तो मतलब अगर 12वें में बुध बैठा है और गुरु चला गया 9th में और राहु भी, या राहु या गुरु, तो किस टाइप का मतलब हेल्थ वाइज आ सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का कुछ हो सकता है कि 12वें ऐसे संकट पैदा कर देगा, भाग्य परिवर्तन से ऐसे संकट पैदा हो जाएंगे कि रातों की नींद आराम हो जाए। मतलब भाग्य एकदम मतलब बुद्ध के साथ बुद्ध जो है रातों की नींद आराम कर देता है। अगर उसका वो कारक वो 9th में चला गया तो वो और ज्यादा खराब। यानी बुद्ध को हम एक ऐसा प्लेनेट मानेंगे जिसने, एक बुद्धि ऐसा प्लेनेट है जिसने अपना जेल खाना बना रखा है। अगर बुद्ध 9th हाउस में कितने भी प्लेनेट के साथ बैठ जाए, कितने भी प्लेनेट के साथ, सबको कैद कर लेता है, किसी को फल नहीं देता। तो सारे प्लेनेट फिर सब वीक हो गए जो बुध के साथ 9th में बैठे, सब काम करना बंद कर देते हैं, वो वीक हो जाते हैं। अगर 9th में बुध बैठ गया और प्लेनेट को भी लेके बैठ गया तो सबको कैद कर लेता है। अब करते हैं अपन अकेले कुछ। अब मैं हर घर में बुद्ध हर भाव में बैठे अल्लाह क्या रिजल्ट देता है। अगर लगन में बुद्ध बैठा है
हो चाहे लड़की युवा अवस्था में बदनामी होने के पूरा चांस रहता है। इसमें लाछन लग सकता है, इसमें आरोप लग सकता है। वो आरोप डिफेमेशन या बैड नेम, वो आरोप अक्सर अपोजिट सेक्स को लेके होता है। वो लाछन या बदनामी हो सकती है, और वो भी कभी युवा अवस्था में। युवा अवस्था में, क्योंकि बुद्ध युवा है। बुद्ध को हम युवा माने, कुमार तो युवा अवस्था में होती है। और प्रथम संतान लड़के होने के चांस रहते हैं या बहन होती है अगर लगन में होता है। और वो अपने जीवन में कार्य ऐसे करता है जैसे कोई खेल खेल रहा हो, मतलब कार्य करने में उसको इतना वो होता है जैसे वो खेल खेल रहा हो। और उसको काफी सम्मान मिलता है, राज्य से काफी लाभ रहता है लगन में बुद्ध वाले। ये लगन के कार्य ऐसे करता है कि खेल खेल रहा हो से मतलब है कि हर काम को वर्किंग भी वो जो है एंजॉय होता है, एंजॉयमेंट के साथ, मस्ती में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस होकर टेंशन लगे यार ये करना है यार, ऐसा कुछ नहीं। तो एकदम मस्ती के उसमें खुश रहे। दूसरा धर्म में बुद्ध है, वाणी का बहुत स्पष्ट वक्ता होता है, युक्त बात बोलता है, जो कहता है वो ऐसी बातें कहता है, ऐसे शब्दों का यूज करते हुए वो बातें कहता है कि आदमी के एकदम लगती है सीधी और युक्त। और वो अपने बहुत से दोष भी छिपा लेता है, क्योंकि वो ऐसी बातें करता है कि वो अपनी चतुराई से कि अपने दोष छुपा लेता है और दूसरों को अच्छी तरह ज्ञान बांट देता है। दूसरा बुद्ध वाला अक्सर ज्ञान भी बांटता है, दूसरा बुद्ध वाला बोलता जाता है और ज्ञान बांटता है। लेकिन वो इतना ज्ञानी है कि नहीं, और ज्ञान नेचर होता है ज्ञान बांटने का। देखिए बुद्ध में नेचर है, बुद्ध ज्ञानी तो बृहस्पति है, बुद्ध तो बोलता है, क्यों बोलना बुद्धि है, तर्क शक्ति है उसमें। तीसरे घर का बुद्ध वाला बड़ा अजीब आदमी होता है। वो एक तो चटपटे स्वाद का शौकीन होता है, वो हर खाने में नुक्स निकाल देगा और बाजार का कचौड़ी पकौड़ी जो भी है मसाला वो ज्यादा खाता है, चटपटा यानी भोजन में स्वाद लेता है वो। और जुबान का कैसा होता है बोलने में, और वो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, परिवार वाले उसकी सहायता करते हैं, वो दूसरों को कोई सहायता नहीं करता। वो आपका अगर भाई भी है तो वो आपकी भी सहायता नहीं करेगा, लेकिन आप खुद सहायता करोगे उसकी। वो ऐसा बुद्धिमान होता है, लेकिन वो दूसरों का कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पर चतुराई से अपना काम करवा लेता है। उसके तो करते हैं उसका अपने आप उसका काम हो जाता है, लेकिन वो किसी का कोई हेल्प नहीं करता है, ना किसी का कोई आप उसको कहो या फोन कर दे, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता किसी। लेकिन सामने वाला अपने आप ही उसकी मदद, लेकिन उसके रिश्तेदार उसकी सहायता उसकी मदद करते हैं। और हर परिस्थिति में वो चटपटा खाता है हमेशा, और चटपटा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है। और चौथे घर में जो बुद्ध है वो माता की हालत खराब कर देता है, माता और मामा खानदान की हालत खराब कर देता है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर देता है, लेकिन वो विद्वानों में बैठता है। और माता और मामा की स्थिति कमजोर भी होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर कर नहीं देता, कमजोर होती भी है अगर वो चौथे घर में हो। चौथे घर में तो चंद्रमा का परम शत्रु है। और अगर मंगल छठे घर में बैठ गया तो माता को आत्महत्या भी करवा देता है। ये बात अगर बुध चौथे में हो और मंगल या चंद्रमा छठे में हो तो माता को आत्महत्या तक करवा देता है। और बुध चौथे में हो और बृहस्पति नवे में हो तो आजीवन वो अपनी लाइफ में गरीब नहीं हो पाता, मतलब हमेशा जीती जी अमीर रहता है, अमीर रहता है। हाँ। अगर गुरु नाइन्थ में हो, बृहस्पति नाइन्थ में हो, गुरु नाइन्थ में हो हाँ, और बुध चौथे में हो। अगर बुध पंचम में है तो पंचम का बुद्ध वाला व्यक्ति ऐसी वाणी बोलता है, युक्त बात बोलता है, उसकी कई बातें कई बार जीवन में अन्याय से सही हो जाती है। वो किसी को कुछ भी कह दे वो सही हो जाता है। वाणी पे एक तरह सरस्वती इंट्यूशन कह सकते हैं या वो ऐसा कैलकुलेशन होता है वाणी में कि वो जो भविष्य वो सही हो जाता है, सही हो जाता है। छठे बुद्ध वाला छोटे बुद्ध वाला व्यक्ति उसके वाणी से निकला हुआ शब्द भी सत्य होता है। उसकी हाथ में
कलम में इतनी तलवार से भी ज्यादा शक्ति होती है और उसको हाथ के काम मतलब मशीनरी के काम नहीं फलित होते, उसको हाथ जो कागजों के जो काम होते हैं वो फलित होते, मशीनरी के कोई भी टेक्निकल काम उसको फलित नहीं होते। लेकिन लिखत पढ़ा अकाउंट और बोलने में इतना ये हाथ जो यूज होते हैं उसमें सही है। और बोलने में इतना प्रकट होता है कि लोग उसको बहुत पसंद करते हैं अपने माल को और अपने माल को ज्यादा कीमत में बेच सकता है वो बोलने के थ्रू। बोलने अगर वो छठे का छठे का सातवें का बुद्ध है जो एक पारस पत्थर है, वो जिसके संपर्क में आएगा उसकी सहायता करेगा, उसको अच्छा फल देगा। वो रास्ते में भी कोई मिल गया उसकी भी सहायता कर देगा। सातवें बुद्ध का ये रिजल्ट है। सातवें बुद्ध वाले की जो है ना साली जो है नजदीक ही रहती है, उसी शहर में ब्याही होगी या उसी रिश्तेदारी में ब्याही होगी रहती होगी। अच्छा, या तो क्लोज सर्कल में ही उसकी या उसके भाई बंधुओं में ब्याही होगी हाँ। या क्लोज सर्कल में होगी या उसी शहर में होगी, नियर होगी बिल्कुल उसके बिल्कुल पत्नी के साथ ही। और रेत मिट्टी का साथ गया, रेत और मिट्टी शादी और पत्नी का रेत मिट्टी का साथ होता है। आठवें बुद्ध वाले की जो है जीवन में आठवें जिसके बुद्ध होता है उसके खुशी पे दिमाग लग जाती है, उसको सुख नहीं मिल पाता जीवन में, उसमें सुख की दिमाग लग जाती है। वो हरदम व्यस्त रहता है, किसी न किसी काम में उलझा रहता है और न्यास ही ऐसे खर्चे आ जाते हैं भारी जो उसको सहने पड़ते हैं और कोई सरकारी उस पर आरोप भी लग सकता है। अच्छा, कोई सरकारी लीगल प्रोसीडिंग आ सकती है जबरदस्ती की। और वो आठवां बुद्ध वाला फर्जी दस्तावेज बनाने में निपुण होता है। फर्जी दस्तावेज बनाने कोई भी तरह के नकली वो बना लिया तो उसमें फंस भी सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि सरकारी केस या सरकारी वो लीगल कानूनी प्रक्रिया में फंस जाता है वो सरकारी। और नवम में शुक्र वाला का मैंने आपको बताया है, बुद्ध वाले का मैंने आपको बताया है कि नवम में बुद्ध जिसके होता है वो बड़ा शातिर आदमी होता है। अगर 11th में कोई ग्रह नहीं हो, 11th में ग्रह होगा तो वो उनका फॉलो करेगा, अगर ग्रह नहीं होंगे तो वो आपकी आंखों में कब काजल डाल गया पता नहीं लगेगा। और या अगर लड़की हो तो मतलब बेशर्म लड़की बताया है जो अगर 11वां खाली हो जाए, अगर 11वां खाली हो जाए तो। और अगर आप कह रहे हैं 11वें में प्लेनेट है तो बुद्ध उसको फॉलो करेगा कि वो प्लेनेट बुद्ध को फॉलो करेगा? बुद्ध उसको फॉलो करेगा, बुद्ध उसको फॉलो करेगा जो भी प्लेनेट 11वें में बैठा है। तो अगर वो अच्छा बैठा है, कोई गुरु बैठा है या शुक्र, तो हो सकता है बुद्ध उसको फॉलो करके अच्छे रिजल्ट देगा। 10वें में बुद्ध वाला व्यक्ति हाँ मिलाने वाला और जी हजूरी करने वाला और काफी समझदार और बुद्धिमान होता है और अब सब कार्य बुद्धि से करता है। अगर शनि खराब हो तो पिता की आयु कम हो सकती है। 11वें बुद्ध वाला 34 साल तक उल्लू का पट्टा रहता है। उल्लू का पट्टे का मीन्स उसमें लोग कहेंगे क्या बुद्धि है, बेकार आदमी है। 34 साल बाद वो हीरे जैसा रिजल्ट देता है, 0 to hero, सीधा 0 to hero बनता है वो। और चाहे बुद्ध अकेला बैठा हो, चाहे बुद्ध अकेला बैठा। और 12वें बुद्ध वाला व्यक्ति जीवन में ऐसा कष्ट आता है कि आसमां भी रो देता है। भाग्य के परिवर्तन से इतना दुख आता है 12वें बुद्ध वाले को कि आसमां भी रो दे। मतलब किस्मत में इतना दुख हो जाता है। और 12वें बुद्ध वाला व्यक्ति झूठ बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए कही गई बात झूठ बोलता है। वो पड़ोसियों को भी परेशान करता है। उल्टी खोपड़ी होता है वो उल्टी खोपड़ी होता है। वो किसी भी कार्य को करना आरंभ कर देगा, उसके समझ में ये नहीं आएगा, पूरा जोर लगा देगा, लेकिन उसके समझ में ये नहीं आएगा कि इस कार्य करने से मेरे को एंड में लाभ क्या मिलेगा। अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उस कार्य को करने में, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि इससे कितना लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे को। वो पड़ोसियों को परेशान करता है। भाग्य के परिवर्तन से कोई भी दशा ऐसी परिवर्तन होती है उसके जीवन में, रातों की नींद हराम हो जाती है, आसमां भी रो दे, ऐसा तो नाक के आसमां भी रो दे। ये बुद्ध का रिजल्ट है 12 राशियों। अब ये जो मैंने जिसमें भी 9वें और 10वें का बुद्ध को बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, जिसका हमने
करने की वो कर नहीं अब सकते, मतलब ये इतना गंदा बताया है उसको। जो सूर्य के बुध के मैंने रिजल्ट्स बताए हैं, ये जब बहुत से लोग जो है कमेंट डालते हैं कि साहब बोला कि बुध हमारे बुध ऐसा है, हमारे शुक्र सूर्य ऐसा है, तो वो एक ग्रह के रिजल्ट डाल के पूछ लेते हैं कि ऐसा है तो हमारे ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो आप उसको कॉम्बिनेशन पूरी कुंडली को देखने पे पता लगता है ना। ये तो एक पाराशर ने पाराशर ने जेमिनी ने एक मोटा वो लिख दिया कि ये रिजल्ट हो सकते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन दे रही है एक प्लेनेट के बारे में, एक प्लेनेट के बारे में। लेकिन हमें कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है। प्लेनेट, उसका घर, कंजंक्शन, उसके एस्पेक्ट, उसके नक्षत्र, उसके लॉर्डशिप, ये सब पे गौर करके ही हम रिजल्ट पे आते हैं। बिल्कुल। ये लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो एक जनरल रूल कह लीजिए, जनरल एक ओपिनियन कह लीजिए कि इस प्लेनेट का इस घर में ये मतलब है। लेकिन पूरा मतलब तभी निकलेगा जब हम बाकी सारी चीजों को भी गौर करें। बिल्कुल कॉम्बिनेशन कंजंक्शन हो जाता है, एस्पेक्ट हो जाता है, लॉर्डशिप हो जाती है, डेविलेशन हो जाता है, एक्सॉल्टेशन हो जाता है, नक्षत्र हो जाता है, बहुत सी बातें तब जाके हम सटीक दूसरे ग्रह के मिलने से रिजल्ट का। अच्छा, सूर्य के बारे में, सूर्य कब खराब हो जाता है? सूर्य शनि के सामने हो जाए या सूर्य शनि के साथ हो जाए तो सूर्य बहुत बेकार रिजल्ट देना शुरू हो जाता है। या तो सूर्य शनि के साथ कंजंक्ट हो या सूर्य और शनि की आपस में एस्पेक्ट। तो ये रिजल्ट, ये युक्ति बहुत खराब मानी गई है। सूर्य शनि की युक्ति पिता पुत्र की, एक तरह सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, ये युक्ति। ये कॉम्बिनेशन कैसे भी हो खराब तो ये दोनों खराब है, मतलब चाहे सूर्य की दशा है वो भी खराब है या शनि की आ जाए तो वो भी दोनों एक दूसरे को खराब कर देते हैं। दोनों इसका असर जाके मंगल पे पड़ता है, उसका बुरा प्रभाव शुक्र पे पड़ता है, यानी स्त्री की स्थिति खराब हो जाती है। सिर्फ 12वां भाव और तीसरा भाव ही ऐसा भाव है जहाँ सूर्य शनि और सूर्य शनि तीसरे में और 12 में हो तो कोई असर बुरा नहीं देते। लेकिन और भाव में ये स्त्री बिगाड़ते। कई बार तो किसी से राइटर ने तो ये भी लिख दिया कि सूर्य शनि आमने सामने और साथ हो तो सेपरेशन डाइवर्सिटी पोजिशन आ जाती है, क्योंकि शुक्र खराब हो जाता है उसमें, मंगल नीच का हो जाता है। मंगल कितना ही बढ़िया हो जन्मपति में, सूर्य शनि का आमना सामना है, साथ है तो मंगल नीच का हो जाता है। भगवान राम भगवान राम का भी भगवान राम की भगवान राम के मंगल उच्च का था, मंगल उच्च का था, सेपरेशन हुआ और डाइवोर्स, काफी लाइफ टेंशन में रही। दाम्पत्य जीवन तो पूरी स्टोरी उसी पे बनी है उनकी। तो और सर बुध आदित्य योग, जैसे हमने सूर्य डिस्कस किया और हमने बुध डिस्कस किया, अब जो इनका सबसे बड़ा योग जो जिसके बारे में दुनिया जानती वो है बुध आदित्य। उसके लिए कोई खास आपके पास? देखिए, बुध आदित्य योग एक ऐसा योग है जो करीब सभी बहुत कॉमन योग है। हाँ जी। लेकिन बहुत ही ऐसे कॉम्बिनेशंस में वो अच्छे रिजल्ट देता है जब कोई बहुत ही बढ़िया स्थिति में बैठा हो, बढ़िया जुपिटर जैसे प्लेनेट से आस्पेक्टिंग हो उसकी, तब वो बुध आदित्य का योग घटित होता है। पूरी पावर तब आती है, या उसमें कोई मालाकी इफेक्ट नहीं हो रहा हो, वो गले बैठे हो। पर उसमें कोई पर्टिकुलर घर भी ऐसे हैं कि कौन से घर में अगर बुध आदित्य बन रहा हो तो वो ज्यादा बेटर माना गया है? कुछ ऐसा भी सिद्धांत या ऐसा कोई रूल? देखो, जैसे लगन में सूर्य बुध बैठा है तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। अच्छा, एकदम बेटर रिजल्ट देते हैं। अगर 7th में भी सूर्य बुध बैठे हैं तो जो 7th के सूर्य के रिजल्ट बुरे हैं वो नहीं आएंगे अगर वो बुध के साथ बैठ जाए, अगर वो बुध के साथ बैठ गए, क्योंकि बुध वहां का एक तो कारक भी है, क्योंकि बुध 7th लॉर्ड का कारक भी है, 7वें स्थान का। और 11th में 10th में इनमें सब में बढ़िया रिजल्ट आते हैं, 12th में बेकार रिजल्ट आते हैं। वो बहन के लिए, बहन बेटी के लिए खराब होता है बुध आदित्य योग। सूर्य 12 बुध में सूर्य बुध होना तो लड़कियों के लिए बहुत खराब होता है, उसमें लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं होती। तो 7th और 10th और 1st, इसमें आप कह रहे हैं कि पोजीशन कैसी हो, फिर एस्पेक्ट वगैरह सब देखना पड़ता है, उसके हिसाब से हमारे साथ पावर आ सकती है। तो बुध आदित्य कॉमन योग है जो ज्यादातर 70-80% में पाया जाता है, पत्तियों में देखा जाता है, ज्यादातर पत्तियों में पाया जाता है। और बहुत ज्यादा लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते, इसके प्रेडिक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि पाराशर में जो और योग है, पंचमहापुरुष योग है, उस पर बहुत ध्यान देते हैं और उसके रिजल्ट सटीक भी आते हैं। जितने भी पंचमहापुरुष योग बने हुए उनके पूर्ण रिजल्ट आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं।
एक महीने की एक और मेरे यहाँ प्रश्न था कि कहते हैं कि बुध अगर अकेला किसी भी घर में बैठे, अकेला, तो उसको किसी प्लेनेट का साथ जरूरी होता है। देखिए ऐसा भी कुछ है कि बुध अकेला के बारे में आपको मैं एक बात बुध के बारे में बता दूं। पाराशर ने कहीं नहीं लिखा कि बुध किस चीज का कारक है, सिर्फ बुद्धि का लिख दिया। लेकिन बुध बहन, बेटी और बुआ का कारक है। बुद्ध जो है गणेश जी नहीं है, बुद्ध गणेश जी के इष्ट नहीं है बुद्ध। लोग बुद्ध को गणेश जी मानते हैं, गणेश जी नहीं है, बुद्ध है दुर्गा। दुर्गा है माता और दुर्गा है माता। बुद्ध स्त्री प्लेनेट है, ये दुर्गा है बुद्ध। गणेश जी तो केतु है। बुद्ध से बहन, बुआ और बेटी को लोग देखा जाएगा। लोग गलत और केतु से गणेश जी जो गलत पूजा करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि गणेश जी बुद्धवार है, गणेश जी चलो बुद्ध का गणेश जी है। नहीं, बुद्ध तो दुर्गा है, गणेश जी तो केतु है। केतु छोटा पुत्र, बच्चे, छोटे बच्चे, तो बच्चे भी जो है वो केतु से देखे जाते हैं। इसलिए गणेश जी तो छोटे बच्चे हैं। गणेश जी के सारे जो भी जितने भी उनके बचपन की ऐसा धार्मिक ग्रंथों में जो बताए गए हैं, वो बचपन के बताए गए हैं सारे कार्यक्रम जो भी उन्होंने किए, पराक्रम किए सृष्टि पे आके, वो सारे बचपन के हैं। तो केतु लड़का बच्चा है, और बुद्ध भी क्या नाम से केतु है। तो बुद्ध दुर्गा और गणेश जी केतु गणेश जी है। तो हमें बुद्ध खराब पे दुर्गा का पूजा करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। बुद्ध खराब होने पर कंवारी लड़कियों, 13 साल से छोटी लड़कियों को भोजन कराना चाहिए, जिसमें हलवा विशेष कराएं बुद्ध खराब होने पर। वो बुद्ध के रिजल्ट आएंगे बढ़िया। और बुद्ध का ग्रीन कलर से भी संबंध, बुद्ध हरा है। बुद्ध हरा इसलिए है कि बुद्ध बनता किससे है? राहु नीला है और शनि काला। शनि काला है, राहु नीला है। राहु काला नहीं है, राहु नीला है। तो नीले कलर को और पीले कलर, बृहस्पति को कलर को नीले और पीले कलर को मिलके बनने से बुद्ध बनता है, हरा कलर। पीला और नीला मिला दो आप, हरा कलर बन जाएगा। तो बुद्ध का हरा कलर है, तो बुद्ध में ज्ञान भी है, बृहस्पति का पीला कलर है, और राहु की चतुराई भी है, इसलिए वो तर्क करता है। इसलिए बुद्ध वाला आदमी तर्की होता है, जबकि बृहस्पति वाला पीला जो है वो कभी तर्की नहीं होता, उसमें ज्ञान होता है, गंभीरता ज्यादा है। इसलिए बुद्ध में है कि वो बुद्ध में राहु भी तो है, तो राहु तो तर्की है, कुतर्की है, तर्की है। और बुद्ध और वो बृहस्पति भी है, पीला रंग उसमें मिला हुआ बुद्ध में, तो वो ज्ञान भी है। तो उसमें ज्ञान और कुतर्क दोनों मिल गए ना, तो तर्क भी हो गया, तो कुतर्क भी हो गया, तो वो दोनों ज्यादा बोलेगा। तो बुद्ध एक तरह से उसको गोल कहते हैं हम, तो वो लुढ़कता है, इधर भी घूम जाएगा, इधर भी घूम जाएगा कहीं, जबकि बृहस्पति वाला एक जगह स्थिर रहेगा अपने सिद्धांत पे। और महेश जी, जरा स्पीच कम्युनिकेशन बोलना, ये भी बुद्ध से ही देखा जाता है। बुद्ध से वाणी का जो कारक है वो बुद्ध है। और आपका जैसे कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ईमेल वगैरह, जितना भी कम्युनिकेशन का है, ये सब वो शनि है। वो शनि है। अच्छा, उससे क्योंकि कहते हैं जैसे तीसरा घर है कम्युनिकेशन का है, वो चिट्ठी पत्री और फोन और तार और वो कम्युनिकेशन जो है, उसका लॉर्ड तो फिर बुद्ध ही होता है तीसरे घर का। जैसे नहीं, तीसरे घर का कारक तो क्या नाम से मंगल है, लेकिन कालपुरुष के राशि हिसाब से वो बुद्ध की राशि आता है, तो लेकिन वो उसका उससे संबंध नहीं होता। तो ये था सर। और आप बताइए, और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं बुद्ध और सूर्य के बारे में इसके अलावा, क्योंकि हमारी अभी ये चर्चा है, अभी आज खत्म नहीं होगी, हमारी चर्चा तो आगे भी चलेगी। बारे में अपन एक स्पेशली हो गए कि सूर्य लगन में हो, बुद्ध सेकंड हाउस में हो, जब भी योगा उसका गोचर में या कभी भी ट्रांजिट में आता है, तो वो अधिक बोलने वाली बीमारी से परेशान हो जाता है। और जब भी वो योग फलित होता है, तो वो ज्यादा बोलने की बीमारी से पागल हो जाता है। मतलब उस हाइपर टेंशन बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसको? सूर्य लगन में हो हाँ जी, और
बुध दूसरा हो तो गुस्सा आएगा और ज्यादा बोलेगा। और बुध मॉर्निंग पे बैठा है, सेकंड हाउस का बुध हरदम आदमी ज्ञान बांटता है, ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलता है। तो गुस्से में ज्यादा बोलेगा तो फिर पागल ही हुआ ना। मतलब बेवजह भी ज्यादा बोलना और वो बेवजह के तर्क शुरू हो और जाएंगे। जब वो सूर्य बुध का अंतर आएगा तो वो डेफिनेटली वो पागल हो जाएगा, ज्यादा। और पागल होगा ज्यादा बोलने की बीमारी से। कई जगह गुस्से बेवजह में ज्यादा बोलना, फालतू में गुस्से में बोला ज्यादा बोलना, और उससे अपना नुकसान करवा ले, उससे अपना नुकसान भी कर ले। और वो भी जब सूर्य या बुध की दशा या अंतर्दशा, उस वक्त अगर सूर्य लगन में हो और बुध दूसरे घर में हो। वैसे तो ये इसका ये योग है कि सूर्य लगन में और बुध दूसरा हो तो ज्यादा बोलने वाला होता है वो व्यक्ति। सबसे बढ़िया पोजीशन सूर्य की है 10th हाउस और 11th हाउस, एक्सीलेंट पोजीशन मान जाती है सूर्य की बेस्ट। लेकिन 11th में अगर वो नॉन वेज और ड्रिंक्स पे कंट्रोल रखे, वो ना क्योंकि नॉनवेज, क्योंकि वो वो शरीर का- अपनी ऐश पसंद होता है ना, तो वो नॉनवेज और ड्रिंक करता है। और अगर वो छोड़ दे तो उसका फल सूर्य का बहुत ज्यादा हो सकता है। बहुत ही बढ़िया प्राप्त होता है। आप देख लेना, अक्सर लोग 12 बजे, 1 बजे, 11:30 बजे इसके आसपास कम पैदा होते हैं, क्योंकि सूर्य अपनी परम अवस्था में होता है, 10th हाउस में होता है, बलवान होता है, और जिनके सूर्य बलवान होता है वो निश्चित रूप से समाज से ऊपर उठ के होते हैं, साधारण नहीं होते वो। 10th हाउस में सूर्य का 10th हाउस में सूर्य का 10th में और 11th में। 11th सूर्य वाला जो है अपने ही सुख को देखता है केवल, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपना सेल्फिश, अपना ज्यादा सोचेगा। याद रखिए वो अपने परिवार का भी कम सोचता है, परिवार में बच्चे और पत्नी का भी। लेकिन काम में, बिजनेस में, इनकम में वो वहां उसको कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आती कब, जब वो मांस और मदिरा का इसका सेवन ना करे। तो ये था महेश जी हमारा आज का सेशन सूर्य और बुध के बारे में। और अभी हमारी चर्चाएं तो बहुत चलेंगी। अभी हमें काफी सभी प्लैनेट्स में, सभी प्लैनेट्स के बारे सभी में, राशियों में जो है, और उसके अलावा भी बहुत- कई ऐसी जो भ्रांतियां एस्ट्रोलॉजी में फैली हुई है, हमें उनको भी क्लियर करना है डिस्कशन कर करके। और भ्रांतियां बोलते हैं, जैसे जेमिनी में है, लोग कहते हैं कि कई विद्वानों ने लिखा है कि सभी भावों के पद लेने चाहिए, हाँ जी, जबकि उत्तरकालामृत में कालिदास ने लिखा है कि केवल केंद्र और पंचम नवम और द्वादश इनके ही पद लेने चाहिए, इनकी पद के ही से ही मुलाकात करना चाहिए, बाकी और भावों के पद लेने नहीं चाहिए। यानी तीसरे के और छठे के, 8वें के और 11वें के पद नहीं लेने चाहिए। और जमीनी में तो एक और भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि कारक कोई 7 लेते हैं, कोई 8 लेते हैं। देखिए, तो वो एक अलग टॉपिक होगा महेश जी, वो अलग टॉपिक पे हम डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। हमारे टॉपिक जेमिनी भी होगा, और अभी कई प्लैनेट्स और बचे हैं जिन पे हमें वार्ता करनी है। और जैसे 8th लॉर्ड को लोग बहुत बेकार मानते हैं, लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर नरसिंगिक शुक्र है और वो उसने 10th हाउस से 9th हाउस से अगर संबंध बनाया है, तो वो अपनी दशा में योग देता है। और 11th से बनाया हो अनसर्टन इनकम भी देता है। 8th हाउस का लॉर्ड लाभ 11वें से अगर बनाया हो तो अनसर्टन इनकम, जैसे स्टॉक मार्केट से या शेयर या लॉटरी से या कोई भी या कहीं से भी अचानक 11th लॉर्ड को बिना कमाया वाला 11th लॉर्ड को नरसिंगिक शुभ माना है। 8th लॉर्ड वैसे तो भाग्य से बाहर हो गए, इसलिए सबसे शुभ मानते हाँ हैं, जी। लेकिन वो पाराशरीय नियमों के हिसाब से नरसिंगिक शुभ है। और वो उसने अगर किसी नरसिंह योग कारक से योग बनाया ना, तो वो अपनी दशा में बहुत उत्कृष्ट योग देता है। अगर भाग्य और अष्टमेश का संबंध हो और अष्टमेश की दशा हो तो योग देती है, और भाग्य की दशा योग नहीं देती। अच्छा, और अगर अष्टम का और 11वें का जैसे बता रहे हैं वो दशा आ जाए तो अष्टम की रिजल्ट देगी। तो तब अनएक्सपेक्टेड, अगर अनएक्सेप्टेड अष्टम की और दसम का संबंध हो तो अष्टम की दशा रिजल्ट देती है, दसवीं दशा सामान्य रहती है। वैसे तो अष्टम का जैसे नरसिंह राव की कुंडली में
अष्टमेय से जाके दसवें से संबंध था, जब अष्टमेय की दशा चली तो प्रधानमंत्री बन गए। वैसे अपन अष्टम की दशा वो बहुत पूरा बेकार मानते हैं, ये हेडल्स है, खड्डा है, ये गड्ढा है, रुकावट है। तो 9-8 का संबंध है तो 9वें की दशा सामान्य जो देती है फल नहीं देती, जबकि अष्टम की फल देती है। और 10-3 का संबंध है तो तीसरे की दशा फल देती है, दसम की फल नहीं देती। और मई जी, एक सूर्य से याद है, कई एस्ट्रोलॉजर्स ये भी मानते हैं कि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, क्या ये भी सच है कि या ये आपका क्या मानना है? किसी विद्वानों ने लिखा है कि किंचित दोष लगता है, 6-12 का जो दोष लगता है, किसी ने लिखा कि नहीं लगता, और किसी ने लिख दिया कि आखिर में एंड पे लिख दिया कि किंचित तो लगता है, थोड़ा बहुत तो लगता है, थोड़ा बहुत तो लगता है, लेकिन अक्सर देखने में आया कि कमी लगता है सूर्य। जहाँ तक मैंने फलादेश किए हैं 56 साल की आयु में, तो कमी लगता है सूर्य चंद्रमा को दोष। सूर्य और चंद्रमा उसमें दोनों ही को, दोनों इनका दोष कम लगता है, 6-8-12। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, कैलाश जी, आज आप फिर आए और फिर आज आपने कई रोचक बातें और सूर्य और बुध के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया, हो सकता है, आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, दोबारा इकट्ठे होंगे और किसी नए प्लैनेट, किसी नए सिद्धांत के बारे में पुनः डिस्कस करेंगे। धन्यवाद महेश जी, धन्यवाद कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।